बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर पूछा गया टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर नन ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जिस वक्त दो पैरेलल वायर्स हैं उनके अंदर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो इनर साइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और दो अपोजिट पोल्स बन रहे होते हैं एन और एस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के एसआई यूनिट के मुतालिक पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी होता है और टेस्ला भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट टेस्ला है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर पूछा है बाई एम्पियर्स लॉ वी कैन कंप्यूट। एम्पियर लॉ के ज़रिए हम क्या कुछ हल कर सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, एम्पियर्स लॉ के ज़रिए हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड वगैरह की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, उसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो किस तरह का एक्ट करेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम में दिखाया है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो साउथ मैग्नेटिक पोल क्रिएट होता है। अगर करंट लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल क्रिएट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और वो चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे तो चार्ज टू मास रेशो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, चार्ज ओवर मास वोल्टेज के ऊपर, रेडियस के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर पूछा गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इलेक्ट्रॉन 90 के एंगल से लेफ्ट साइड से इंटर होता है, वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, नोवेयर, इन द मिडल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर होता है हम उसको राइट हैंड पाम रूल के ज़रिए हम चेक करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अपवर्ड मूव करता, इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 7 के अंदर पूछा गया कि चार्ज पार्टिकल 90 के एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो वो किस तरह का पाथ क्रिएट करता है, सर्कुलर, पैराबोलिक, स्ट्रेट या एलिप्टिकल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर चार्ज पार्टिकल 90 के एंगल से यानी कि परपेंडिकुलर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट अटेन करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पूछा गया हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हमारे पास मौजूद है, हमारे पास लाइट स्पॉट है, उसकी डिफ्लेक्शन को अगर हम डबल करना चाहें तो किस चीज़ को डबल करेंगे। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड को अगर हम डबल कर दें तो हमारे पास स्पॉट ऑफ लाइट भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर पूछा गया द फंक्शन ऑफ ग्रिड। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में जो ग्रिड होता है उसका क्या फंक्शन है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जो ग्रिड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, यानी कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है और ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है जो स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 10 के अंदर पूछा गया टार्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज मैक्सिमम। टार्क किस वक्त मैक्सिमम होगा, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल, जिस वक्त प्लेन ऑफ कॉइल क्या हो, पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर हो, एंटी पैरेलल हो या नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हमसे प्लेन ऑफ कॉइल के मुतालिक पूछा गया है, कॉइल के मुतालिक नहीं पूछा गया। प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो टार्क मैक्सिमम होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम उसको इंक्रीज़ कर दें। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का जो फार्मूला है NAB/C, सी उसके साथ इनवर्स रिलेट करता है। सी को इंक्रीज़ करने से सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।
ट्यूब 12 के अंदर पूछा गया एन एक्सप्रेशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का कौन सा फार्मूला है, जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और हमने इसको कैलकुलेट किया है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर बराबर होता है NBA/C। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा गया गैल्वानोमीटर के अंदर जो मैग्नेटिक पोल बनाए जाते हैं उनकी शक्ल कनकेव टाइप क्यों बनाई जाती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कनकेव टाइप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 14 के अंदर पूछा गया हमारे पास लैम्प स्केल अरेंजमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर है। लैंप और मिरर के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10 मीटर या 1 मीटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। लैंप और जो हमारे पास मिरर है उसके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर रखा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 15 के अंदर पूछा है गैल्वानोमीटर की कॉइल के अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है, वो इंट्रैक्शन किसके दरमियान होती है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम में दिखाया गया है, क्योंकि कॉइल के अंदर करंट पास करता है और साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान इंट्रैक्शन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा गया कि पीवीटी टाइप गैल्वानोमीटर है, उसके अंदर कितने बैरिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं। 2 करते हैं, 3 करते हैं, 1 बैरिंग्स होता है या 4 बैरिंग्स होते हैं। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है पीवीटी टाइप गैल्वानोमीटर के अंदर आमतौर पे 2 बैरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके अंदर कॉइल फंसी हुई होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 17 के अंदर पूछा गया कि शंट रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस को आमतौर पे गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाए जाते हैं गैल्वानोमीटर को एम्पेयर मीटर में चेंज करने के लिए। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर हमने इसको दिखाया है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो हमारा आंसर आता है RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडिंग बाई I माइनस IG। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट मीटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं या ऑल ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर हम शंट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करें क्योंकि उसको पैरेलल में लगाए जाते हैं, शंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से करंट मैक्सिमम वहाँ से पास करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 19 के अंदर पूछा गया मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से पास करता है, वो जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एंगल 60 डिग्री आता है। ये 60 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है। जैसे हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन एरिया के दरमियान जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 20 के अंदर पूछा गया है करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर अगर हम करंट को डबल करते हैं और उसकी लेंथ को भी डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और कैलकुलेशन के अंदर दिखाया गया, अगर हम उसके करंट को डबल कर दें और उसकी लेंथ को डबल कर दें, जो सोलिनॉइड की लेंथ है उसको डबल कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।